हमारे घर के पास एक 60 साल का बाबा अपनी जवान बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी बीवी फौत हो गई थी और उसका कोई बेटा भी नहीं था। बाबा जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी उस लड़की का रिश्ता मांगने जाता तो बाबा जी उसे धक्के देकर घर से निकाल देता। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ही मुहतात रहा करता था। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा था। मैं भी अक्सर उन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे लगता है कि जाकर साथ वाली कोमल से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है और उसका बाप बूढ़ा हर वक्त उसे घर में बंद रखता है। अम्मी कहने लगी कि बेटा, ये लोग बहुत ही अजीब से हैं। तुम खबरदार, जो उनके घर गई, मोहल्ले में से कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए हैं, मगर उसने धक्के देकर सबको निकाल दिया है। देखो, इसके पीछे कोई न कोई वजह तो होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है कि ये बाप बेटी नहीं है, बल्कि कोई और बात है। ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता है। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता इसके पीछे कोई गहरी कहानी, कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर वो आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का जमाना ही खराब है। तुम भी इन लोगों से दूर रहो। अब मेरे जहन में तजस्सुस पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत भी इस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उस घर के दरवाजे के आगे से गुजरने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाजें आने लगी। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की जारो कतार रो रही थी। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। घर का दरवाजा खुला तो सामने वही बाबा जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़की? मैंने कहा, अंकल माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम हमारे मामलात से दूर रहो तो बेहतर होगा। अंकल ने खरी खरी सुनाकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरानो परेशान सोचने लगी कि कितना ही बदतमीज और बद इखलाक शख्स है। मैंने घर जाकर ये बात अपनी अम्मी को बताई तो अम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे अब्बा को ये बात बताऊंगी कि तुम बिला वजह की हमदर्दियां जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? मैं ये बातें सुनकर खामोश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके रहूंगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली मिसबा के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने मिसबा से कहा कि हम छत पर चलते हैं, क्योंकि उस बूढ़े का घर मिसबा के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उसके घर का सहन हमें छत से नजर आ रहा था। मैं ये देखकर खुश हो गई। मिसबा बोली कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, अब मैं इस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो इस घर के अंदर रहती है। मैंने अपनी दोस्त को भी सारा मामला बता दिया और उससे कहा कि मुझे लगता है इस घर में जो लड़की रहती है उसे हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर मिसबा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसकी बात ने मुझे मजीद डरा दिया। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहते हैं। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल की हो सकता है, वो दोनों मियाँ बीवी हों, इसलिए वो अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता कि कहीं लोग उसे ये ना कह दे कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र है, जबकि तुम उसके बाप लगते हो। तुम्हारा शोहर ज्यादा उम्र का है। मैंने उसे कहा कि जो भी है, मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा है, उसे हमारी हमदर्दी की जरूरत हो सकती है। मेरी दोस्त ने कहा कि बेहतर है हम अपने काम से काम रखें, वरना हम भी किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी मैं और मिसबा ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की हमें सहन में चलती फिरती नजर आई। मैंने उसे देखकर मिसबा को इशारा किया कि वो तो सहन में आ गई है, अगर हम चाहें तो इससे बात कर सकते हैं। मिसबा कहने लगी कि तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, खामखा उस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवा सकती।
मिसबा के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारा किया। मुझे देखते ही वो अंदर को जाने लगी थी कि मैंने उसे कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक दुखी सी मुस्कुराहट उभरी और वो सीढ़ियां चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। मैंने उसके आते ही उसे सलाम किया। फिर वो पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम दुखी हो, रोती रहती हो। मुझे तुम्हारा एहसास है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो बोली कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी ये बात मुझे बहुत ही दुखी लगी थी। मैंने कहा कि तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होने लगा? अगर तुम चाहो तो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ कि किसी गैर इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसकर कहने लगी, मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बाप ने मुझे इस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अब जब मैं अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अब्बा ने जो किया वो ठीक ही किया। मैं इसी काबिल थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वो तो पहेलियां बुझवा रही थी। मेरे पास वक्त कम था। इतने में मेरी दोस्त छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। मैं अम्मी के साथ घर वापस चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं कोमल के घर जाकर उससे बात किया करूंगी। अगले दिन मैं फिर मिसबा के घर गई। मैंने देखा छत से तो वो लड़की हस्बे मामूल सहन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज ऊपर तक आ रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे इशारा किया तो वो हाथ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती। अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाजा खुला हुआ है। मैं उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो बुरी तरह रो रही थी। क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? वो कहने लगी, ये दर्द मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे लिए दुआ करो कि आखिरत में अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और मेरे बाबा बहुत पाक दामन है। मुझे वहाँ डर भी लग रहा था। अगर ये बात अम्मा को पता चल गई तो वो मुझसे कितनी खफा होंगी। लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही करते। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि गरीब से दिखने वाले इस बाप बेटी के पास काफी कुछ था, लेकिन लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और ये महंगे कपड़े थे। वो कहने लगी कि ये कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोट किया कि उसने खुद तो हर वक्त गंदे कपड़े पहने रखे होते थे, लेकिन उसके पास हर तरह के रेशमी जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि ये लड़की बहुत ज्यादा अमीर है। अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम इन्हें पहनते क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से वहशत होती है। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मैं किसी सूरत उसके वो कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा इसरार किया तो मैंने एक सूट उठा लिया। वो बोली कि तुम इसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर जरूर आना। खुदा का खौफ करो लड़की, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम मरने की बातें कर रही हो। फिर उसने अपने कमरे में रखी एक अलमारी को बड़ी एहतियात से खोला। उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दी और कहा कि मेरे मरने के बाद ये मेरे अब्बा को दे देना। मैंने मारे तजस्सुस के उससे डायरी भी ले ली और अपने घर वापस आ गई। उसके पेट में जो दर्द था वो बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आई। अम्मा ने मेरे हाथ में इतना महंगा जोड़ा देखा तो कहने लगी, बेटी ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं अम्मा से कोई भी बात छुपा नहीं सकती थी। डायरी के अलावा हर बात मैंने अपनी माँ को बता दी। मेरी अम्मा ने ये सुना तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। बोली कि तुम कितनी बेवकूफ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो। अगर तुम्हारे अब्बा को या मोहल्ले वालों को ये बात पता चली तो वो क्या कहेंगे? कल को उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वो तो मरने की बातें कर रही है। अगर वो सच में मर गई तो क्या होगा? अम्मी, आप कितनी खुद गर्ज हैं। अम्मी ने मेरी बातें सुनकर मुझ पर सख्ती से पाबंदी लगा दी।
کہ मैं दोबारा से उस घर की तरफ जाने का सोचूं भी नहीं। मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को खामखा इतनी बड़ी बात बता दी, लेकिन मेरे पछताने को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि 2 दिन बाद उस घर से मौत की खबर आई। पता चला कि वो लड़की जो अपने बाप के साथ अकेली रहती थी, अपने अल्लाह को प्यारी हो गई है। ये बात सुनकर हम सब हैरान थे। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक जवान लड़की कैसे अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह में जा सकती है। सब लोगों को लगा कि ये बूढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का कसूरवार है, लिहाजा उसे पूछ पूछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में जमा हो गए। मेरे अब्बा भी उसी घर में चले गए। अब्बा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों तय नहीं किया और उसके मरने की क्या वजह है। बूढ़ा रोने लगा और रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों के बार बार आने पर मुझे उन पर गुस्सा आ जाता था। उसकी मौत की वजह बूढ़ा नहीं बता रहा था। अब सब लोग उससे जबरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे। चुनाचा इत्तला पुलिस को की गई। पुलिस को बताया गया कि यहाँ पर एक पुरइसरार मौत वाकया हुई है। लिहाजा ये बातें सुनकर बुढ़ा ज्यादा तड़पने लगा और बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश की बेहुरमती नहीं करने दूंगा। वो कुदरती मौत फोत हुई है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। काफी अरसे से वो परेशान थी, मुझे क्या पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा, डॉक्टर के पास भी लेकर गया था। मैं आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी को थाने और कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाएं। अब्बा ने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम होगा और उसकी तफ्तीश की जाएगी कि उसकी मौत कैसे वाकया हुई। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेहुरमती होगी। अगर आपको लगता है कि आप बेकसूर हैं, तो हो सकता है कोई और उसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना तहकीक के अपनी बेटी को दफनाने का मतलब ये है कि आप उसे इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। ये उसका हक है। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद बूढ़ा उनके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि वो ज्यादा मिन्नतें भी इसलिए कर रहा है क्योंकि मौत में खुद उसका हाथ है। बिल आखिर पोस्टमार्टम के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान खुदा जाने क्या हुआ कि जब बूढ़ा घर आया तो वो बहुत मुतमईन भी था और हैरान भी था। उसके आंसू अब खामोश हो चुके थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आई है। पुलिस वालों ने बूढ़े को बेकसूर कहकर उसे छोड़ दिया था और मेरे अब्बा ने भी कहा कि बूढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या है। मैंने ये सोचा कि बूढ़े से जाकर खुद पूछा जाए, लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था, सो मैं ये बात अपने मुंह पर नहीं लाई। मगर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि वो डायरी जो मैंने उस लड़की से ली थी और उसने मुझसे यही बात की थी कि जब मैं मर जाऊं तो ये लिफाफा जिसमें डायरी है उसे मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा कि क्यों न जाकर उसे दे आऊं, ये उसकी अमानत है। अगर मैं चाहूं तो खुद भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन ये उसकी अमानत है। मुझे उसे खोल कर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जाकर उस बूढ़े को दे देनी चाहिए। वही एक लम्हा था जिसमें मैंने ये फैसला किया कि मैं जाकर वो डायरी लौटा आऊंगी। मगर जैसे ही मैंने बूढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा, वहां एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि ये मकान बूढ़े ने किराए पर लिया हुआ था और अब वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया है। उसने सड़क की दूसरी तरफ जो इलाका लगता है, वहां पर अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है और अपना कारोबार शुरू कर लिया है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया था। वो बाप जो पहले उस गरीब मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था, वो एक दुकान पर मजदूरी का काम करता था। अब ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी उसके हाथ लग गई है कि वो बेटी की मौत के बाद अपना घर और अपना कारोबार शुरू कर बैठा है। मैंने सोचा कि वो डायरी खोलकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। उस बूढ़े को कहाँ पर ढूंढूंगी? उसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। फिर अगर कभी वो मिला तो मैं डायरी उसे दे दूंगी। जब मैंने उस लिफाफे से डायरी निकालकर पढ़ना शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। उसने जो बातें लिखी थी वो बड़ी ही अजीबो गरीब थी। बूढ़े की बेटी ने आंसुओं से भरी हुई तहरीर लिखी थी, अब्बा जान,
मुझे माफ कर देना। मैंने जो भी किया इसमें गलती मेरी ही थी। इस गुनाह के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। आपकी तरबियत का कोई कसूर नहीं था। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ की कोई कमी नहीं होने दी थी। मुझे एक लड़के मुजम्मिल से प्यार हो गया था। अगर मैं उसकी बातों में ना आती और उस दिन इतना बड़ा कदम ना उठाती तो वो मुझे कभी भी अपने घर लेकर ना जाता। मुजम्मिल एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मैं उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसका बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा कि वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे ही शादी करेगा, मगर वो तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैं मुजम्मिल को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वो मसीहा नहीं, वो तो भेड़िया निकला था। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैं जब उसके बड़े से घर में दाखिल हुई तो उसने मुझसे यही वादा किया था कि वो मुझे इस घर की बहू बनाएगा, मुझे उस घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि वो तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकी थी। मेरी चीखों की आवाज किसी ने नहीं सुनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब मुजम्मिल अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसने मेरे सामने एक हीरे की चेन फेंक दी और कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने यही सुन रखा था कि हीरा निगलने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। मैं अब मरना चाहती थी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं वो हीरे की चेन निगल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो चैन कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत वाकया नहीं हुई। मुजम्मिल ने मुझे थोड़ी देर उस कमरे में रखा और फिर मुझे मेरे घर छोड़ दिया। वो लम्हात मेरी रूह पर हमेशा के लिए बोझ बन गए थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं अपने बाप से छुप कर मुजम्मिल से मिलती थी और अब मैं मरना चाहती थी। मेरे पेट में शदीद दर्द रहता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को ये हकीकत नहीं बताई थी। मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे बाप की गुर्बत को मिटा सकता था। मैं जीते जी आपको ये हकीकत बताकर आपकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहती थी। मुझ में इतना हौसला नहीं है मेरे प्यारे अब्बा। अब तो मैं मर गई हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। आपकी प्यारी बेटी कोमल। उस लड़की की गम और दुख का अंदाजा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत पर आंच न आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर अपने बाप की इज्जत चंद लम्हों और चंद मीठी बातों के आगे गवा दे तो उससे बदकिस्मत कौन होगा। खुदा के लिए जो लड़कियां मेरी ये कहानी सुन रही हैं तो इससे सबक हासिल करें और मुझे बताएं कि मुझे वो डायरी कोमल के बाप को देनी चाहिए या नहीं। अगर मैं उन्हें ये डायरी दे दूं तो वो उसे पढ़कर जीते जी मर जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब की मुंतजिर रहूंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।